हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। फटाफट सभी स्टूडेंट्स कनेक्ट हो जाइए फास्ट। वॉइस चेक कर लिए, वॉइस ओके है क्या? सभी एक बार वॉइस चेक कर लीजिए। ओके है। गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून। अच्छा, बारिश हो रही है? क्या बात है, गर्मी के मौसम में बारिश हो रही है रजनीश? हाँ, चलेगा। तो अपन थे किसके ऊपर? हमारे ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन के ऊपर। यदि बात करें स्टार्ट से, तो हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ क्लोरिनेशन। टाइप्स ऑफ क्लोरिनेशन के अंदर अपन ने पढ़ा था प्लेन, प्री, पोस्ट, डबल, सुपर पढ़ा था। तो प्लेन क्लोरिनेशन क्या होता है? प्लेन क्लोरिनेशन का मतलब होता है कि सर जब वाटर बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो, जब टर्बिडिटी 20 से 30 NTU से कम हो, उस कंडीशन में जो क्लोरिनेशन किया जाता है उसे ही प्लेन क्लोरिनेशन कहा जाता है। मतलब कोई अदर ट्रीटमेंट नहीं लगाया गया, केवल और केवल एक ही ट्रीटमेंट दिया गया पानी को, और वो क्या है? क्लोरिनेशन। अच्छा, तराई रीजन में आता है इसलिए। चलिए, फिर अपन ने कहा कि सर नॉर्मल डोज, जैसा पानी इतना साफ है, एक ही आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, वो भी क्लोरिनेशन कर रहे हो, तो रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। फिर कहा सर प्री क्लोरिनेशन, जब इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हो तो क्या किया जाएगा? फिल्टर की एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी, उस पर लोड बढ़ जाएगा, इसके कारण से अपन पहले एक बार क्लोरिनेशन करते हैं, उसे बोलते हैं प्री क्लोरिनेशन। किससे? फिल्ट्रेशन से पहले, ताकि फिल्टर्स पर लोड क्या हो जाए सर? रिड्यूस हो जाए। तो फिल्ट्रेशन से पहले जब हम क्लोरिनेशन करते हैं उसको कहते हैं अपन प्री क्लोरिनेशन। और वो कब किया जाता है? एट द टाइम ऑफ कोगुलेशन फ्लोगुलेशन। कोगुलेशन फ्लोगुलेशन के समय किया जाता है ताकि फिल्टर्स पर लोड जो है वो क्या हो? रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, जिसके कारण एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाए। प्री किया है तो पोस्ट क्लोरिनेशन आपका होना ही होना है। इसमें रिक्वायरमेंट इम्प्योरिटी ज़्यादा होती है तब करते, तो 5 से 10 मिलीग्राम आपकी रिक्वायरमेंट होती है क्लोरीन की डोज। फिर अपन ने बात करी नेक्स्ट पोस्ट क्लोरिनेशन। पोस्ट का मतलब क्या होता है कि जब आखिरी जो ट्रीटमेंट करते हैं वो डिसइंफेक्शन है, और उस समय जब क्लोरिनेशन कर रहे हैं उसी को कहते हैं पोस्ट क्लोरिनेशन। मतलब जो ट्रीटमेंट जब है उसी समय पर लगाया जा रहा है, तो मतलब जो नॉर्मल टाइम पर हम जो क्लोरिनेशन करते हैं वो क्या होता है? वो आपका पोस्ट क्लोरिनेशन ही होता है। अगर वो पूछे कौन सा टाइप क्लोरिनेशन है तो आप कहोगे पोस्ट क्लोरिनेशन। क्यों? क्योंकि वो अपनी उसी टाइम पर लग रहा है जहाँ पर उसको अप्लाई होना है। और उसमें क्या होता है कि सर रेसिड्यू जो होता है, रेसिडुअल क्लोरीन, वो कितना बचना चाहिए? 0.2 मिलीग्राम पर लीटर आफ्टर द कॉन्टैक्ट पीरियड ऑफ 10 मिनट। 10 मिनट के कॉन्टैक्ट पीरियड के बाद 10 मिनट के बाद 0.2 मिलीग्राम पानी में बचना चाहिए पर लीटर ऑफ वाटर के अंदर, राइट। अब इसकी डोज वोज नहीं होगी, क्योंकि वो डिपेंड करता है उस ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोजोम्स की कंसंट्रेशन, मात्रा के ऊपर। तो हो गया प्लेन, प्री, पोस्ट। फिर बात करते हैं डबल। डबल का मतलब है कि वाटर को 2 बार क्लोरेटेड किया जा रहा है। वाटर शुड बी क्लोरेटेड ट्वाइस, इज नोन एज डबल क्लोरिनेशन। डबल का मतलब प्लेन और प्री, या 2 बार एक साथ लगा दिए थे, एक के बाद एक, कि एक बार अपन ने अप्लाई किया क्लोरीन, उसके तुरंत बाद एक और बार अप्लाई कर दे, इसी को बोलते हैं डबल क्लोरिनेशन। फिर आता है सुपर क्लोरिनेशन। सुपर क्लोरिनेशन का मतलब होता है जब आपका पेंडेमिक सिचुएशन होती है ना। पेंडेमिक सिचुएशन होती है जब आपका मास स्प्रेड ऑफ डिजीज होता है, मतलब आपकी महामारी की स्थिति होती है, जब आपकी जो बीमारियां हैं वो एक बड़े लेवल पर स्प्रेड हो रही है, तो उस समय पर जो भी वाटर सप्लाई होती है उसमें अपन क्लोरीन अप्लाई करते हैं, उसी को बोलते हैं सुपर क्लोरिनेशन। ठीक है। अब उस समय में क्या होता है सर? कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा है, बीमार होने के चांसेस ज़्यादा है, इस कारण से डोज भी ज़्यादा होगी, तो 5 से 15 मिलीग्राम पर लीटर होती है। और सर जब उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा हैं तो सर क्या होगा कि सर एट दी एंड जो रेसिडुअल क्लोरीन होगा उसकी मात्रा भी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि वो क्या कर सके? उससे प्रिवेंट कर सके कंटेमिनेशन से। और कितनी होगी वो? बताया था मैंने आपको, 1 से 2 मिलीग्राम पर लीटर, जबकि होती कितनी? 0.2 नॉर्मल कंडीशन में, उसमें कितनी होगी? 1 से 2 मिलीग्राम पर लीटर। फिर अपन ने बात करी थी डी क्लोरिनेशन। डी क्लोरिनेशन का मतलब है जो एक्सेस क्लोरीन यदि है वाटर के अंदर, तो उस एक्सेस क्लोरीन को निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? डी क्लोरिनेशन करते हैं। और जो एजेंट्स, जो केमिकल्स यूज़ करते हैं उन्हें बोलते हैं डी क्लोरिनेटिंग एजेंट्स कहा जाता है। और वो कौन कौन से होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट उनका नाम पूछता है। और बताया था मैंने आपको कि एक पहले पे स्टार मार्क किया था, नाम बताइए क्या है? कि द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डी क्लोरिनेटिंग एजेंट इज, कौन सा होगा? 4 ऑप्शन होगा, टिक लगाना है, बताओ। द मोस्ट कॉमनली यूज डी क्लोरिनेटिंग एजेंट इज, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो कौन सा मोस्ट कॉमनली यूज होता है डी क्लोरिनेटिंग एजेंट के तौर पर? तो अपन कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट बिल्कुल सही है।
पंकज एंड रजनीश। तो सर सोडियम के बताया था जितने भी कंपाउंड है वो क्लोरीन के साथ मिल गया NaCl नमक बनाते हैं, नमक प्रेसिपिटेट के तौर पर जम जाता है नीचे और वो पानी से इजीली रिमूव किया जा सकता है, राइट, वो इजीली रिमूव किया जा सकता है। बिल्कुल, सोडियम थायोसल्फेट और सोडियम के जितने भी है, जितने भी कंपाउंड्स है वो सभी जो होंगे डीक्लोरीनेटिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं। सोडियम बाईसल्फाइड सल्फेट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, एक्टिवेटेड कार्बन और सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड पर भी स्टार मार्क किया था, ये भी एक बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कुछ ऑप्शंस देंगे, उसमें अगर आता है कि 1 2 1 2 3 या 2 3 3 4 तो उसमें से आपको चूज करना होता है, राइट। फिर हम आए थे सर ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कर्व देखा था। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन का क्या देखा था कि ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन पर क्या होगा कि सर एक कर्व था जो रेसिडुअल क्लोरीन वर्सेस अप्लाइड क्लोरीन के बीच में बनता है कि कितना रेसिडुअल क्लोरीन है, कितना पानी के अंदर क्लोरीन बच गया और कितना अप्लाइड क्लोरीन था, कितना क्लोरीन अपन ने अप्लाई किया था, ठीक है, इसके बीच में कर्व बनता है। तो क्लोरीन की डिमांड यही होती है कितना अप्लाई किया और कितना बच गया, उन दोनों को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, क्लोरीन की डिमांड आ जाएगी। तो यहाँ पर से ग्राफ स्टार्ट किया था वो A to B, B to C, C to D और D पे ब्रेक पॉइंट था। ब्रेक पॉइंट का मतलब क्या था कि ब्रेक पॉइंट का मतलब वो पॉइंट है जिस पर क्लोरीन की डिमांड सेटिस्फाई हो जाती है ना, उस पर क्लोरीन की डिमांड आपकी क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। और जितना क्लोरीन लगता है इसको ब्रेक पॉइंट डोज या क्लोरीन की डिमांड कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब ऑर्गेनिक मैटर पूरे खत्म हो गए तो उसके लिए कितना क्लोरीन आपको अप्लाई करना पड़ा उस पानी के अंदर, वही है आपकी ब्रेक पॉइंट डोज। तो उस डी पॉइंट तक जितना क्लोरीन आपने डाला उसको बोलते हैं ब्रेक पॉइंट डोज या क्लोरीन की डिमांड कह सकते हैं, राइट। उसके बाद कर्व वापस चालू हो रहा है स्ट्रेट लाइन, वापस चालू हो रहा है स्ट्रेट लाइन, देखा था आपने ना, है ना सभी पास कर्व, वापस दिखाने की जरूरत तो नहीं है। ये वाला कर्व देखा था अपन ने आज, चेंज हो गया क्या, कोई सा भी एक देख लो अपन तो, है ना, यही देख लो भले ही। हाँ, जीरो डिमांड लाइन, बिल्कुल सर का जीरो डिमांड लाइन, जब जहाँ पर क्लोरीन की डिमांड जीरो हो जाती है तो कर्व हमेशा इस जीरो डिमांड लाइन से नीचे बनेगा। तो यहाँ पर एक जीरो डिमांड लाइन है, ये लाइन वापस वही जा रही है, जीरो डिमांड लाइन है, यहाँ पर क्लोरीन आपका जो है रिक्वायरमेंट नहीं है विशेष। गुड आफ्टरनून, ठीक है, यहाँ तक होगी बातें, यही आपका था। अब क्या करना है, अब अपने को इसके बारे में लिखना है, रेडी। एक एक स्टेज के बारे में लिखना है। स्टेज 1, पहली स्टेज में क्या होता है कि इनिशियल में क्लोरीन की डिमांड ज़्यादा होती है, इसलिए वाटर में रेसिडुअल क्लोरीन की कंसंट्रेशन कम पाई जाती है, ठीक है, लिखिएगा। पहले में क्या है, स्टेज नंबर फर्स्ट में वो A to B वाली की बात कर रहे हैं। इनिशियल स्टेज में क्लोरीन की डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर माइक्रोऑर्गेनिज्म ज़्यादा होंगे, इसलिए वाटर का रेसिडुअल क्लोरीन जो होगा उसकी कंसंट्रेशन कम पाई जाएगी। उसकी जो कंसंट्रेशन होगी सर वो कैसी होगी, कम होगी। यहाँ तक बात क्लियर हो गया।
फिर अपन ने कहा इसमें क्या होता है कि इस स्टेज में ऑक्सीडेशन होता है मिनरल्स का तथा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो बेसिकली तो मिनरल्स का ही होता है। बेसिकली बात करें तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑक्सीडेशन ऑफ मिनरल्स का ऑक्सीडेशन जो होगा वो किस स्टेज में होगा, स्टेज नंबर फर्स्ट में होगा, उनका ऑक्सीडेशन होगा और साथ साथ में माइक्रोजम्स का भी होता रहेगा, पर इतना इफेक्टिवली नहीं होगा। इफेक्टिवली जो होगा वो सी पॉइंट के बाद होता है ना। इफेक्टिवली जो स्टार्ट होगा वो सी पॉइंट के बाद होगा, पर आपने क्लोरीन डाली है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रिएक्शन करना स्टार्ट ही कर देगा। तो इस स्टेज में ऑक्सीडेशन होता है बेसिकली तो मिनरल का तथा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उस वाटर से। फिर कहा इसके अंदर एंगल की बात पूछता है कि सर एंगल कितना होगा, कि जो ए टू बी जा रहा था कर्व उसका एंगल कितना होगा। सर वो जीरो क्लोरीन डिमांड लाइन पे एंगल कितना था, 45 डिग्री। तो हमेशा स्टेज नंबर फर्स्ट के अंदर ए टू बी बात करो या जीरो टू ए बोलते हैं कई जगह पे ऐसा ही बोल रखा है आपका कि जीरो टू ए है, ये बी है, फिर आगे जाके सी कर देते हैं, फिर यहाँ से डी कर देते हैं। तो इसको स्टेज कहते हैं ए, ये बी, इस तरह से कह देते हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पर अपनी जो इनिशियल स्टेज है उसकी अपन बात कर रहे हैं। उस इनिशियल स्टेज की बात करेंगे तो कहा जाता है कि एंगल जो होगा थीटा ए वो क्या होगा, मच लेस देन 45 डिग्री होगा, है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ और लिखनी है कि इस स्टेज में थीटा ए मच लेस देन 45 डिग्री होता है। अगर एंगल पे क्वेश्चन पूछे तो 45 डिग्री से मच लेस देन बहुत कम होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे देखो ना ये कर्व अब बढ़ता चला जा रहा है ना। तो यहाँ से कम है, यहाँ पर स्लोप लोगे, इसका स्लोप लोगे तो सर ये ज़्यादा है, इस तरह से। तो ये हो गया आपका जीरो टू ए या ए टू बी बोल दो, ये बी टू सी कह दो, है ना। तो इस जोन में एंगल जो देखने को मिलेगा वो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, कम मिलेगा। और यहाँ वाला एंगल था आपका 45 डिग्री। तो एंगल कौन सा था, 45 डिग्री। बात समझ में आई सभी को, बताओ, हैं। एक बार इसको नोट करो। नोट करके डन करिएगा सभी। हो गया क्या, बताइएगा सभी। कोई डाउट है तो पूछो। यस, वेरी गुड। ये हो गया। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमने कहा किसके बारे में, स्टेज सेकंड के बारे में। स्टेज सेकंड क्या कहती है, स्टेज सेकंड कहती है कि सर अब जो क्लोरीन है अब वो धीरे धीरे क्या करने लगा है, वो क्लोरीन रिएक्शन करने लगा है किससे, उस पानी के अंदर मौजूद अमोनिया से। और वो एक कंबाइंड फॉर्म में, पढ़ चुके फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरामाइंस क्या है, कंबाइंड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और वो क्लोरामाइंस बना रहे हैं, है ना। बेसिकली क्लोरामाइंस बनाते हैं और क्लोरामाइंस कंबाइंड फॉर्म होने के कारण लेस इफेक्टिव होती है
और जो लेस इफेक्टिव होगा तो वाटर के अंदर क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। ये अपन बात लिख चुके ना। जितना रिएक्टिव होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। जो लेस रिएक्टिव होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो रेसिडुअल क्लोरीन की मात्रा धीरे धीरे पानी में बढ़ती हुई नजर आएगी, तभी तो कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये कर्व जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, ये रेसिडुअल क्लोरीन को दर्शा रहा है और ये अप्लाइड क्लोरीन को दर्शा रहा है। ये अप्लाइड क्लोरीन को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ये वैल्यू है ना, इंक्रीज होती जा रही है। देखो इंक्रीज होने का कारण क्या है, वही आपकी कंबाइंड फॉर्म बनना, राइट। चलिए तो आप लिखते हैं सर इस स्टेज में क्लोरीन कंबाइंड क्लोरीन की फॉर्म में कन्वर्ट होगा कंबाइंड फॉर्म में कन्वर्ट होगा जैसे क्लोरामाइंस और यह फॉर्म लेस रिएक्टिव होने के कारण वाटर में स्टेबल रहेगी। इसी कारण से रेसिडुअल क्लोरीन की मात्रा पानी में बढ़ती चली जाएगी। तो रीज़न बताया कि क्यों ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कह रहे हैं कि सर इस स्टेज में, मतलब स्टेज नंबर 2 में क्लोरीन जो है वो कंबाइंड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और वो कौन सी हुई कंबाइंड फॉर्म, क्लोरामाइंस होगा। आपने उस ग्राफ में भी देखा था क्लोरामाइंस लिखा था, कहीं भी स्टैंडर्ड बुक में होगा तो क्लोरामाइंस ही लिखा हुआ है। तो क्लोरामाइंस बनेंगे और यह फॉर्म लेस रिएक्टिव होगी और लेस रिएक्टिव होने के कारण वाटर में स्टेबल रहेगी। इसी कारण से रेसिडुअल क्लोरीन की मात्रा पानी में बढ़ती चली जाएगी। तो उसके बाद ग्राफ एकदम से हाइक करा है ना, ऐसे ऊपर की तरफ गया है। रेसिडुअल क्लोरीन की मात्रा बढ़ती चली जा रही है, क्यों, क्योंकि वो इस क्लोरामाइंस में कंबाइंड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। नोट करिएगा। इसको नोट करिएगा। है ना, कोई भी डाउट हो पूछ लेना, है ना। अपने दिमाग में कोई भी नहीं रहना चाहिए कि सर ये ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। जो जो आपके मन में चल रहा है आप बिल्कुल पूछ सकते हो। डन सभी का। अब ये तो हो गया सर स्टेज नंबर 2 के अंदर। अब इसमें एंगल के बारे में बात करें तो हमने कहा सर उससे तो ज़्यादा होगा, पर अभी भी 45 से कम होगा, क्योंकि 45 पे यदि ग्राफ टच कर गया तो लाइन क्या बता रही थी वो 45 डिग्री वाली, वो तो जीरो क्लोरीन डिमांड लाइन थी। तो जीरो क्लोरीन मतलब क्लोरीन की डिमांड सेटिस्फाई होगी, मतलब ऑर्गेनिक मैटर है ही नहीं। जबकि आगे तो ऑर्गेनिक मैटर रिएक्शन चल रही है ना, तभी तो कर्व पूरा खत्म नहीं हुआ। वो खत्म का उस डी पॉइंट पे, डी पॉइंट के बाद वापस 45 जा रहा है, डी पॉइंट के बाद अगेन वापस 45 जा रहा है। पर डी पॉइंट तक तो रिक्वायरमेंट है ना, पर अगर वो जीरो पे टच करेगी मतलब रिक्वायरमेंट ही खत्म हो गई। यही क्या मतलब हुआ प्रैक्टिकली। तो हमने कहा बिल्कुल सही है। तो इस कंडीशन में या इस स्टेज में थीटा बी जो होगा वो ज़्यादा होगा किससे, थीटा ए से। तो ये तो बात ठीक है, बट अभी भी 45 डिग्री से कम होगा। ज़्यादा तो होगा पर अभी भी 45 डिग्री से तो कम ही रहेगा, राइट।
कि थीटा बी जो है थीटा इससे ज़्यादा हो 45 डिग्री से अभी भी कम ही रहेगा। ये थी स्टेज नंबर किसकी बात, सेकंड की बात। अब स्टेज थर्ड में, स्टेज थर्ड में, स्टेज थर्ड की बात कर दो। स्टेज थर्ड में अपन किसकी बात करेंगे, उस सी पॉइंट की हम बात करेंगे, किसकी, सी पॉइंट की। सी पॉइंट क्या है, वो हाईएस्ट पॉइंट है, पीक है उस कर्व का। उसके बाद सर कर्व नीचे की तरफ आ रहा है। अब सर कर्व अभी तक तो ऊपर जा रहा था और उस पॉइंट के बाद नीचे आ रहा है, क्या रीज़न है, कुछ रीज़न है क्या? उनका बिल्कुल रीज़न है। क्यों, क्या रीज़न है सर? उस सी पॉइंट के बाद बैड स्मेल स्टार्ट होती है ना। और बैड स्मेल स्टार्ट होती है, बैड स्मेल किसको इंडिकेट करती है, तो बैड स्मेल इंडिकेट करती है हमारे ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन को, कि इस सी पॉइंट के बाद वो क्लोरीन की कंबाइंड फॉर्म या जो क्लोरीन है वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोजिशन के लिए यूज़ हो रहा है, और वहाँ पर रेसिडुअल क्लोरीन की मात्रा धीरे धीरे घटती जा रही है, क्योंकि वहाँ पर क्लोरीन की डिमांड बढ़ती जा रही है। पूरी बात समझ में आई? आराम से मैंने समझाया आपको कि वो सी पॉइंट जो है वो ऐसा पॉइंट है कि उस सी पॉइंट के बाद बैड स्मेल स्टार्ट होती है, और वो बैड स्मेल किसे इंडिकेट करती है, ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोजोम्स के डिकम्पोजिशन को इंडिकेट करती है। तो जब ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोजोम का डिकम्पोजिशन होगा तो क्लोरामाइंस जो कंबाइंड फॉर्म है वो भी यूटिलाइज होगी, और जो क्लोरीन आप ऐड कर रहे हो वो भी यूटिलाइज होगा। इसलिए रेसिडुअल क्लोरीन की मात्रा धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो इसलिए वो ग्राफ नीचे आ रहा है। और कह सकते हैं कि सर उस पे उस सी पॉइंट के बाद क्लोरीन की डिमांड भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि कहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन है, इसलिए डिमांड ऑफ क्लोरीन भी इंक्रीज हो रही है, इसलिए रेसिडुअल क्लोरीन की मात्रा घट रही है और कर्व नीचे की तरफ आ रहा है। बात समझ में आ गई? बस यही लिखना है कि कह रहे हैं कि सर सी पॉइंट के बाद बैड स्मेल स्टार्ट हो जाती है या आने लगती है, हो जाती है, बैड स्मेल स्टार्ट हो जाती है या बैड स्मेल आने लगती है। यह ऑर्गेनिक मैटर के तथा माइक्रोजम्स के, एमओ माइक्रोजम्स के डीकम्पोजिशन को दर्शाती है, को दर्शाती है, ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोजम्स के डीकम्पोजिशन को दर्शाती है। ठीक है, कहते हैं कि इस पॉइंट के बाद पानी में मौजूद या प्रेजेंट क्लोरा अमाइंस कंज्यूम होंगे तथा, अब कंज्यूम क्यों होंगे, इस ऊपर वाले पॉइंट के लिए, डिकम्पोजिशन के लिए वो कंज्यूम होंगे। तो इस पॉइंट के बाद पानी में मौजूद क्लोरामाइंस कंज्यूम होंगे, यूटिलाइज होंगे, तथा उनकी मात्रा पानी में धीरे धीरे घटती जाएगी। जब कोई चीज़ कंज्यूम होगी तो अपने आप वो चीज़ क्या होता है, उसका वॉल्यूम या उसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो यही कहा कि सर इस पॉइंट के बाद पानी में मौजूद क्लोरामाइंस जो थे, जो कंबाइंड फॉर्म थी, वो कंज्यूम होने लगेंगी, कंज्यूम होंगे तथा उनकी मात्रा पानी में धीरे धीरे रिड्यूस होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। अब जब वो रिड्यूस होती चली जाएगी तो यही कारण है उस ग्राफ का नीचे आने का, यही कारण है उस ग्राफ का नीचे आने का, राइट। क्यों? क्योंकि उस पर क्लोरीन की डिमांड बढ़ जाती है, क्लोरीन की डिमांड बढ़ जाती है। तो यहाँ पर लिखिएगा, नोट करिएगा एक बार।
हो गया सभी का? किसमें धीरे धीरे कंसंट्रेशन उनकी घटती चली जाएगी, और यही कारण है कि इसी कारण से वह कर्व नीचे की तरफ आता है। है ना? तो यही इसी कारण से वो कर्व नीचे की तरफ आता है उसके अंदर। ठीक है। अब स्टेज फोर कौन सा? वो डी पॉइंट वाला, है ना? डी पॉइंट या डी पॉइंट के आगे वाली बात कह सकते हैं, तो स्टेज फोर कहलाती है वो। हमने कहा सर स्टेज फोर क्या है? वो जो डी पॉइंट था, उस डी पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। वो जो डी पॉइंट था, उस डी पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। और ब्रेक पॉइंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि उस पॉइंट तक, उस वाटर सैंपल के अंदर मौजूद सभी ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कंप्लीटली पानी से जा चुके होते हैं, और वहाँ तक जितना अमाउंट लगता है उसे ब्रेक पॉइंट डोज कहते हैं। और यही क्लोरीन की डिमांड होती है। अपन कहते हैं ना कि 5 से 10 मिलीग्राम, तो 5 से 10 मिलीग्राम का मतलब है कि आपने को ऐड करना है 1 लीटर पानी में, तो उस 5 से 10 मिलीग्राम ऐड करना है, तो उसके अंदर क्या होगा? वो ब्रेक पॉइंट डोज आएगी प्लस रेसिडुअल क्लोरीन होगा। तो हमने कहा कि सर कितना डालना है? तो ब्रेक पॉइंट डोज तक डालना है, उसके बाद जितनी भी क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग 0.2 मिलीग्राम और ऐड कर लो पर लीटर का, उतना एक्स्ट्रा डाल दो ताकि वो रेसिडुअल फॉर्म में रहे। राइट? बात क्लियर हो गई कि वो डी पॉइंट जो है वही ब्रेक पॉइंट है, कि मतलब किसी भी पानी को कितने क्लोरीन की रिक्वायरमेंट है वो कौन बताएगा? वो डी पॉइंट बताएगा। उस डी पॉइंट तक जितना क्लोरीन लगेगा यही ब्रेक पॉइंट डोज कहलाती है, जहाँ पर क्लोरीन की डिमांड कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाती है और पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर माइक्रोऑर्गेनिज्म्स कंप्लीटली जा चुके होते हैं। समझ में आई? बताओ। समझ में आई? तो यहाँ पर लिखेगा कि क्या कहते हैं कि डी पॉइंट को ब्रेक पॉइंट कहते हैं। और डी पॉइंट को ब्रेक पॉइंट कहते हैं, और डी पॉइंट तक डी पॉइंट तक डी पॉइंट तक अप्लाई किया गया क्लोरीन, डी पॉइंट तक अप्लाई किया गया क्लोरीन क्या कहलाता है? ब्रेक पॉइंट डोज कहलाती है। डोज कहलाती है। तो उस कर्व में जो डी पॉइंट था, वो डी पॉइंट ही ब्रेक पॉइंट होता है, और उस ब्रेक पॉइंट तक, इस डी पॉइंट तक अप्लाई किया गया क्लोरीन ही ब्रेक पॉइंट डोज कहलाती है। और ब्रेक पॉइंट डोज क्या होता है? कि वो डोज जिसमें क्लोरीन की डिमांड कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाए। तो लिखेंगे कि ब्रेक पॉइंट डोज वह डोज होती है, जिस पर क्लोरीन की डिमांड कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाए। जैसे सेटिस्फाइड हो जाए। ब्रेक पॉइंट डोज वह डोज होती है जिस पर क्लोरीन की डिमांड कंप्लीटली क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। मतलब जितना क्लोरीन चाहिए था उन ऑर्गेनिक मैटर माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को डिकम्पोज करने के लिए, उतना क्लोरीन हम अप्लाई कर चुके हैं। इसके बाद अब क्लोरीन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जो भी आप क्लोरीन डालोगे वो सब रेसिडुअल क्लोरीन की फॉर्म में मिलेगा आपको। जितना भी क्लोरीन डालोगे वो सब किस में मिलेगा आपको? रेसिडुअल फॉर्म में मिलेगा।
नोट करके डन करिएगा। सभी कोई डाउट है तो पूछ भी लीजिएगा, है ना, कोई डाउट है तो पूछते रहा करो। डी पॉइंट के बाद कर्व फिर से इंक्रीज क्यों करने लगा है, बताएंगे उसका भी रीजन। इसको नोट करो एक बार। एक बार इसको नोट करके डन करो। अब इसके बारे एक दो बारे और पॉइंट लिखने, वो लिखने के बाद फिर मैं आपके कुछ सवाल पे आता हूँ। इस डी पॉइंट को तो क्लियर करें, उसके बाद अपन उसके आगे के स्टेप पे चलेंगे कि आगे सर वो स्ट्रेट लाइन क्यों जा रहा है, ऐसा इनका सवाल है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से देख रहे हो तो आपको उसका रीज़न पता है, हैं? यदि आप इन चीज़ों को ध्यान से देख रहे हो तो आपको उनका रीज़न पता होना चाहिए। बताना बाकी स्टूडेंट्स कि सर वो डी पॉइंट के बाद वो कर्व स्ट्रेट लाइन क्यों जा रहा है, इन्हीं में ही आंसर है सारा। तो ब्रेक पॉइंट डोज हो गई जिस पर क्लोरीन की डिमांड सेटिस्फाई हो जाए, तो कहा जाता है कि डी पॉइंट के बाद यदि वाटर में क्लोरीन ऐड किया जाता है तो उसे डी पॉइंट के बाद यदि वाटर में क्लोरीन ऐड किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे सुपर क्लोरिनेशन कहते हैं, सुपर क्लोरिनेशन कहते हैं। अंडरलाइन करना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, सुपर क्लोरिनेशन कहते हैं कि डी पॉइंट के बाद आप जब क्लोरीन ऐड करते हो, नहीं इसका मतलब ये नहीं, पंकज बताते हैं। डी पॉइंट के बाद वाटर में क्लोरीन यदि आप ऐड करते हो, इस प्रोसेस को या इस टर्म को क्या कहते हैं, सुपर क्लोरिनेशन कहते हैं, है ना, सुपर क्लोरिनेशन कहते हैं। दूसरा कि सर डी पॉइंट के बाद, डी पॉइंट के बाद जितना भी क्लोरीन ऐड करोगे, कि जितना भी क्लोरीन वाटर में ऐड किया जाता है वह सभी रेसिडुअल फॉर्म में होगा, रेसिडुअल फॉर्म में पानी में मौजूद रहेगा। तो हमने क्या कहा कि सर डी पॉइंट के बाद जितना भी क्लोरीन आप वाटर में ऐड किया जाता है वो सभी रेसिडुअल फॉर्म में पानी में मौजूद रहेगा, मतलब वो रिएक्शन नहीं करेगा, वो बची हुई फॉर्म में रहेगा। उसका काम क्या होगा कि यही क्लोरीन तो क्या करेगा कि सर यही क्लोरीन, यही रेसिडुअल क्लोरीन, यही रेसिडुअल क्लोरीन वाटर में फ्यूचर रिकंटेमिनेशन से बचाएगा। फ्यूचर रिकंटेमिनेशन से प्रिवेंट करेगा, वह बचाएगा। तो अपन ने कहा था ना कि सर होना चाहिए रिएक्शन करने के बाद भी क्लोरीन बचा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जब पानी को आप किसी पाइपलाइन या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू आप भेजोगे तो उस समय चांसेस है
कि वहाँ पर कुछ इम्प्योरिटीज़, कुछ ऑर्गेनिक मैटर, कुछ मैग्नीशियम्स अट्रैक्ट हो जाए वहाँ पर। अगर जॉइंट लीक है, पाइप में कहीं रस्टिंग है, तो ये सब पाइप जो होते हैं ज़मीन के नीचे होते हैं पाइपलाइंस, तो वहाँ पर कुछ भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 20-30 सालों के लिए डिज़ाइन करते हैं, पता है ना आपको, रॉ वाटर स्कीम बताया था 20 to 30 ईयर्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो उसके बीच में कुछ भी कंडीशंस हो सकती है, तो वो सारी कंडीशंस को अपन क्या करते हैं, कंसिडर करके चलते हैं। तो वो जो रेसिडुअल क्लोरीन वाटर में होगा, तो वह ये रेसिडुअल क्लोरीन वाटर में फ्यूचर रिकंटेमिनेशन से प्रिवेंट करेगा कि यदि कोई इस तरह की दिक्कतें इन फ्यूचर इन दी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आती है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए वो रेसिडुअल क्लोरीन काम में आ जाएगा। राइट राइट, बताओ, नोट करके डन करेगा। तो सर सुपर क्लोनेशन क्यों कर रहे हैं जबकि डी पॉइंट के बाद ऑर्गेनिक मैटर मैक्सिमम्स भी नहीं है? इसलिए तो कर रहे हैं बेटा, ये इस वर्ड के लिए। सुपर क्लोनेशन क्यों कर रहे हैं, ऐसा बच्चे का सवाल है, तो इसके लिए कर रहे हैं कि फ्यूचर रिकंटेमिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए। कि हमें थोड़ी पता है कि जब पाइपलाइन से अगर वाटर जा रहा है, तो उस समय यदि कोई गंदगी इंप्योरिटीज आती है, तो फिर कौन बचाएगा? तो आपका पूरा प्रोसेस ही खराब हो गया कि जब आपका वाटर ही कंटेमिनेटेड है, तो वही सप्लाई करे तो फिर मतलब ही क्या रहा? तो उसके लिए किया जाता है। ठीक है ममता, है ना? इसके लिए अपन को एडिशनल क्लोरीन डालना ही पड़ता है। एडिशनल क्लोरीन की रिक्वायरमेंट आपको पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, यही उसका मेन रीजन है। राइट। हाँ, अब मैं क्या बता रहा था, यहाँ पे दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि सर डी पॉइंट पर या ब्रेक पॉइंट पर, ब्रेक पॉइंट पर क्लोरीन की डिमांड क्या होगी, बताना, बताओ एक, कि एट ब्रेक पॉइंट, ब्रेक पॉइंट डिमांड ऑफ क्लोरीन क्या होगा? और एट ब्रेक पॉइंट, एट ब्रेक पॉइंट रेसिडुअल क्लोरीन ये कितना होगा? बताओ, यदि आप सब कुछ समझ गए हो, और आपका सवाल मैं लूंगा बिल्कुल, मुझे पता है, उसके लिए टेंशन मत लेना कि सर वो स्ट्रेट लाइन क्यों हो गया। रेसिडुअल क्लोरीन 0 होता है। ठीक है, चलिए, और डिमांड ऑफ क्लोरीन, देखो अब इसमें देखो दो बातें हैं, इसमें दो बातें हैं, यदि आप समझ पाए तो उसके लिए, पर उसके लिए बड़ा ध्यान से आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर ब्रेक पॉइंट जो है, वो ब्रेक पॉइंट के बाद वो कर्व स्ट्रेट लाइन क्यों जा रहा है? अरे वो कर्व स्ट्रेट लाइन जा रहा है, स्ट्रेट लाइन किसको बताता है? जीरो डिमांड लाइन को बताता है यार। वो 45 डिग्री है, यदि आपने ध्यान से देखा हो, मैं एक बार, है ना, मैं आपको दिखाऊंगा एक चीज़। ये देखना, एक ब्रेक पॉइंट, ये था ब्रेक पॉइंट, सभी को क्लियर है? सर ब्रेक पॉइंट के बाद कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन जाता है, स्ट्रेट लाइन जाता है मतलब 45 डिग्री पर रहता है। 45 डिग्री का मतलब है सर इस डी पॉइंट के बाद तो पानी के अंदर क्लोरीन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो चुका है, यही तो बोला है अपन ने। तो कैसा जाएगा स्ट्रेट लाइन? तो जीरो क्लोरीन डिमांड को जो दर्शाएगा, तो 45 डिग्री पर रहता है ये। ठीक है, क्लियर हो गया? बात क्लियर हो गई? कोई सा भी कर्व देख लो, कोई सा भी कर्व देख लो, ये देख लो भले ही, ये देख लो। ठीक है, इस ब्रेक पॉइंट के बाद में ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है।
एक कर्व और था जो कि पैरेलल बता रहा था, एक मिनट रुकना। ये देखो, अगर ये देखो आप तो इसमें देखो दोनों लाइन पैरेलल दिख रही है आपको, दिख रही है राइट, दोनों लाइन पैरेलल दिख रही है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के बाद अगेन ये अभी इस पे चलता नहीं, पहले तो बता, जैसे लाइन खींच के ये अगेन 45 डिग्री है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन इसके टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे, यहाँ से स्ट्रेट लाइन आएगी और ये अगेन 45 डिग्री है, मतलब यहाँ पर डिमांड सेटिस्फाई हो गई है। डिमांड सेटिस्फाई होने का कारण है ऑर्गेनिक मैटर माइक्रोसॉफ्ट पानी से खत्म हो चुके हैं, तो अब वही तो जीरो क्लोरीन डिमांड लाइन होगी, तो अगेन से जीरो क्लोरीन डिमांड लाने में पानी साफ हो चुका है, वो तो नेक्स्ट जब लौट आएगा तो उसमें फिर वापस से ये कर्व वर्व बनेगा। बात समझ में आई? अब देखिए बहुत अलग अलग बातें यहाँ पर की जाती है। अब कुछ बातें सही है, कुछ बातें प्रैक्टिकली सही है, कुछ थ्योरेटिकल सही है। अब अपने को क्या करना है सर, ब्रेक पॉइंट पर डिमांड ऑफ क्लोरीन क्या होगा ये बताओ पहले तो, कि आपके अकॉर्डिंग उस डी पॉइंट, ब्रेक पॉइंट का तो डी पॉइंट पे डिमांड ऑफ क्लोरीन क्या होगा, तो आप क्या होगे सर, जीरो होगा, जीरो होगा। एट बोला है, एट ब्रेक पॉइंट पर, एट ब्रेक पॉइंट पर क्लोरीन की डिमांड क्या होगी, जीरो। क्यों? क्योंकि सर उसको जीरो इसलिए कहा क्योंकि वहां पर ऑर्गेनिक मैटर माइक्रोसॉफ्ट खत्म हो चुके हैं, तो डिमांड होगी कहाँ से? तो बच्चे के सर आप डाल तो रहे थे उसके बाद, तो वो डिमांड थोड़ी हुई, वो डिमांड थोड़ी हुई, वो तो आप डाल रहे हो आपके सेफ्टी के लिए, फ्यूचर रिकंटामिनेशन, डिमांड थोड़ी हुई, तो क्लोरीन की डिमांड जीरो होती है। अब यहाँ पर दो आंसर दिखते हैं अलग अलग बुक्स में, मैंने भी कई जगह देखा है ना, अलग अलग हमारे को आंसर देखने को मिले। अब जस्टिफाई मैं दोनों से ही, दोनों ही का रीज़न मुझे पता है, पर एक आंसर जस्टिफाई मैं भी नहीं हूँ। और आप भी जब उसको सर्च मारोगे, ये लाइन सर्च मार लेना कि एट ब्रेक पॉइंट रेसिडुअल क्लोरीन इज, अभी आपको समझ में आ जाएगा, गूगल पे दो तीन तरह का आंसर दिखाएगा, ठीक है, दो तीन तरह का आंसर दिखाएगा। अब देखना कि वो आंसर क्या, कौन सा सही हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, और मैं बताऊंगा बुक ने क्या लिख रखा है और होना क्या चाहिए। हमने कहा सर इस डी पॉइंट पर रेसिडुअल क्लोरीन क्या होगा, तो आप कहोगे सर डी पॉइंट पर रेसिडुअल क्लोरीन जीरो होगा। कहोगे कि नहीं कहोगे, बताओ बताओ, कि डी पॉइंट पर बोल रहा है, डी पॉइंट पर रेसिडुअल क्लोरीन क्या होना चाहिए, बताओ जल्दी से। जितने भी बच्चों ने ग्राफ ध्यान से देखा है, नहीं देखा ग्राफ तो ग्राफ अपने पास है, फिर देख लो, नहीं देखा है तो ग्राफ फिर देख लो, कितने ग्राफ देख सकते हो, सारे ग्राफ आप देख लो, सारे यहाँ पर है ना, जीरो होगा कि नहीं होगा बताओ। ब्रेक पॉइंट पर रेसिडुअल क्लोरीन जीरो होता है। अब इस ग्राफ को देखा आपने, मैंने एक ग्राफ खोला, इस ग्राफ को देखा तो आप समझ गए कि सर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये पॉइंट जीरो पे जा रहा है, मतलब आंसर सही है, ठीक है। जीरो होगा या फिर मिनिमम होगा, पहले देखो आंसर क्या होते हैं, आंसर दो होते हैं, मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, शायद आप नहीं समझ पाए। मैं क्या कह रहा हूँ कि कई जगह यहाँ पर लिखा होता है आंसर जीरो, और कई जगह लिखा होता है मिनिमम, है ना, दो तरीके आंसर लिखे होते हैं। जीरो होगा वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सर जब ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो गया है तो रेसिडुअल क्लोरीन तो आप डालोगे तब होगा ना, तो डी पॉइंट के बाद वो फ्री क्लोरीन होता है, तो डी पॉइंट पे जीरो होगा, है ना, ये आपको दिखेगा। आपके जितना मैं समझ पाया और आई थिंक जितना आप समझ पाया, आपके अकॉर्डिंग भी जस्टिफाई अपन इसी से कर पाएंगे, क्योंकि सर डी पॉइंट पर डिमांड जीरो हो गई, अब इसके बाद ही तो आप डालोगे क्लोरीन, तो ही तो रेसिडुअल क्लोरीन होगा, तो उस डी पॉइंट पर तो मिनिमम नहीं हो सकता ना, ये बताओ पहले तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने इसको जीरो माना है, मैंने नोट्स में बच्चों को जीरो लिखा था, पर अब और एक और उसका प्रूफ देते हैं, और इसका प्रूफ जैसे इस डायग्राम में भी जीरो दिखा रहा है, इस डायग्राम में भी ये जो पॉइंट है ये इस एक्सिस पर और ये एक्सिस पर जीरो होगा। यदि आप इस डायग्राम को ध्यान से देखते हो तो इसके बाद लिखा है सर फ्री क्लोरीन रेसिड्यू, इसके बाद लिखा है कि इस पर नहीं लिखा है, इस ब्रेक पॉइंट पर नहीं लिखा है, इस ब्रेक पॉइंट के बाद लिखा है फ्री क्लोरीन रेसिड्यू, है ना। अब पर जैसे ही दूसरा ग्राफ देखते हो, जैसे ही दूसरा ग्राफ देखते हो तो फिर आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे, जैसे ही दूसरा ग्राफ देखते हो आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे, क्यों? क्योंकि सर ये कर्व तो इससे ऊपर उठा हुआ है, और स्टैंडर्ड बुक्स में भी ये कर्व जो है इससे ऊपर उठा हुआ है, तो मतलब सर कुछ तो अमाउंट होगा, कुछ तो अमाउंट होगा, और वो कुछ तो अमाउंट होगा तो वो किसको बताएगा, वो रेसिडुअल को ही तो बताएगा फिर, है ना, कुछ तो अमाउंट होगा रेसिडुअल को बताएगा, तो इसलिए तो बुक्स के अंदर आंसर मिनिमम लिखा है, बुक्स के अंदर जो है, जैसे बीसी पूनमिया की बात करें, बीसी पूनमिया की बात करें, अकॉर्डिंग टू है बीसी पूनमिया,
पूनमिया, बीसी पूनमिया जो बुक आती है आपकी एनवायरनमेंट की, मैंने एक बार फिर उसको रिव्यू किया था, कल वापस देखा था, उसमें लिखा है मिनिमम। तो अब कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, अब बच्चों को दिक्कत होगी सर आंसर क्या लें, हो गई कि नहीं हो गई, पर जितना मैं समझ पाया आंसर सही जीरो होना चाहिए, क्योंकि डी पॉइंट के बाद होता है। और जीरो क्यों होना चाहिए उसका रीजन भी एक और भी मेरे पास बता सकता हूँ आपको, कि जब अपन ने कर्व बनाया था सर, है ना, इस कर्व के बाद आप ही तो कह रहे हो कि ये 45 डिग्री होगा, और 45 डिग्री होगा, इसको जीरो क्लोरीन डिमांड लाइन कहते हैं, तो इस डी पॉइंट पर जीरो होना ही चाहिए, जीरो होना ही चाहिए, पर बुक इसको मिनिमम कहती है। और जब भी क्वेश्चन की रिट लगती है ना, ऑब्जेक्शन लगता है, तो स्टैंडर्ड बुक की फोटो लगती है, उसके स्टैंडर्ड बुक के अकॉर्डिंग अपन को मिनिमम मानना है, मिनिमम मानना है। पर यदि अगर आप सोच पाओ तो डी पॉइंट पर मेरे अकॉर्डिंग ग्राफ तो बिल्कुल मिनिमम बता रहा है, क्योंकि वो ग्राफ एक्सिस से ऊपर उठा हुआ है, और ऊपर उठा हुआ है तो वो अपन क्या करेंगे, उसको मिनिमम ही कहेंगे। पर अगर सोचना चाहो तो आप कहोगे सर डी पॉइंट पर जब डिमांड पूरी खत्म हो चुकी है तो एसिड क्लोरीन तो आप उसके बाद ऐड करोगे ना, उसके बाद ऐड करोगे ना, इसलिए अपन उस डी पॉइंट पर जीरो बोल सकते हैं, कि उस डी पॉइंट के बाद ही तो आपने देखा था, डी पॉइंट के बाद ही देखा था कि ये फ्री रेजिडुअल क्लोरीन है, इस डी पॉइंट के बाद ही देखा था फ्री रेजिडुअल क्लोरीन है, देखो ये वाला पॉइंट। पर अपन को तो क्या है, हाँ तो ऑप्शन में क्या मानना है वो मैंने बता दिया, बीसी पूनमिया सही है भाई साहब, मिनिमम मान के चलो, मिनिमम मान के चलो, कोई दिक्कत होती है अगर जो आयोग है वो उसको जीरो मानता है तो आप उसकी फोटो खींच कर डाल सकते हो, कल ही मैंने बुक में इसको वापस रिव्यू किया और मिनिमम लिखा हुआ है, तो अपन इसको मिनिमम ही देखना है। पर जब मैं अभी भी कह रहा हूँ, जब आप क्वेश्चन करोगे मैं आपको अभी दिखा दूँ, छोड़ो आप बात की बात, तो आप देखो नहीं देखो, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, आपको खुद को आंसर दिख जाएगा, दो दो आंसर, अभी प्रूफ ही करा देता हूँ आपको, है ना, एक साइड पे नहीं कई साइड पे दिखा दूंगा अलग अलग। कई साइड पे तो ऐसा भी लिखा है कि डी पॉइंट के बाद रेसिडुअल क्लोरीन रीअपियर होता है, डी पॉइंट के बाद रेसिडुअल क्लोरीन रीअपियर होता है, मतलब उस समय तो नहीं है, ये भी आंसर दिखाऊंगा मैं आपको, उस समय तो नहीं है ना सर, रीअपियर होना मतलब दोबारा आना, उस पॉइंट पर होता तो रीअपियर क्यों बोलता, वो तो बोलता होता है, रीअपियर नहीं बोलता, देखना मैं आपको दिखाता हूँ यही बात अभी प्रूफ के साथ, कि एट ब्रेक पॉइंट क्लोरीन द रेसिडुअल क्लोरीन इज, ये डाल दिया आपका, ये जो लाइन थी सेम, एट ब्रेक पॉइंट क्लोरीन रेसिडुअल क्लोरीन इज, अब ये अपन ने खोला, सबसे पहले इंडिया बिक्स खोला, है ना, जैसे अपन ने इंडिया बिक्स खोला दिख नहीं रहा, तो यार ब्राइटनेस ज़्यादा है, कैसे कम होगी इसकी बोर्ड की, एक मिनट रुक जाना, डिवाइस मैनेजमेंट कैमरा, ब्राइटनेस, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, मैं इसको कोशिश करता हूँ कम करने की। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है ना, एक मिनट के लिए अपन ने कम कर दी इसको, एक मिनट के लिए, फिर आप इस तेज कर देंगे, आप एक बार देखने के लिए वापस इसको अपन सही कर देंगे। अब दिख रहा है ना, अरे क्यों नहीं दिखेगा, अभी भी नहीं दिखेगा तो फिर कैसे क्या होगा, फिर दिखेगा सब, देखना नहीं चाह रहे आप, या तो यहाँ लिखा है कि एट ब्रेक पॉइंट ऑफ क्लोरिनेशन, एट ब्रेक पॉइंट ऑफ क्लोरिनेशन क्लोरीन इज यूज टू ऑक्सीडाइज, रेसिडुअल क्लोरीन इज जीरो, रेसिडुअल क्लोरीन इज मैक्सिमम, रेसिडुअल क्लोरीन रीअपियर, ठीक है, लिखा है यहाँ पर आंसर लिख रखा डी, क्या लिखा, रेसिडुअल क्लोरीन रीअपियर, रीअपियर एट डी पॉइंट के बाद रीअपियर होगा, तो अपन क्या कह सकते, जीरो है। अब कई सारे बच्चों ने, है ना, कई सारे बच्चों ने क्या माना है, ऑप्शन नंबर बी इज जीरो, है ना, देखो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट,
जैसे आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जैसे 0 इज राइट वन, बी इज करेक्ट बिकॉज at break point we can see there is no requirement of chlorine and there is a chlorine become the residual chlorine, so at the residual chlorine reappear. B is correct one, it should be B, B should be the correct answer. पढ़ते जाओ, ठीक है। तो कई सारे जनों ने इसका आंसर क्या माना है, बी माना है कि रेसिडुअल क्लोरीन जो होता है वो क्या रहता है। अब ये तो एक साइड हुई, दूसरी साइड फिर देखोगे आप, है ना, और मल्टीपल आंसर दिखेंगे आपको, एक नहीं मल्टीपल आंसर आपको दिखेंगे। यहाँ पे लिखा है देखो, अब ये क्वेश्चन और लिखा आपका कि ब्रेक पॉइंट इन द ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कर्व इट इज अ पॉइंट फॉर विच द रेसिडुअल क्लोरीन फॉर एन अप्लाइड डोज ऑफ क्लोरीन इज, तो यहाँ पे लिख रहा है मैक्सिमम मिनिमम जीरो और एट द स्टेज वेयर क्लोरीनेशन ऑफ वाटर शुड बी स्टॉप, है ना। तो यहाँ पर कहा देखो कि ब्रेक पॉइंट पर इन ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कर्व इज अ पॉइंट फॉर विच द रेसिडुअल क्लोरीन फॉर द अप्लाइड डोज ऑफ क्लोरीन शुड बी, यहाँ पर माना है कि एट द स्टेज वेयर क्लोरीनेशन वाटर शुड बी स्टॉप। अब हर जगह पे अलग अलग दे रखा है, हर जगह पे एक्सप्रेशन दे रखा है, हर जगह पे अलग अलग आपको दे रखा है, पर अपने को क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है। आपको जो मानना है वो अकॉर्डिंग टू द बुक वो मान के चलना है आपको मिनिमम, ठीक है, वो मान के चलना है आपको मिनिमम। बाकी आंसर बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी बुक्स के अंदर आपको जीरो भी दिखेगा। आप एक बार क्वेश्चन करना, एक बार आप क्वेश्चन करना और फिर बताना मुझे, है ना। बुक के अकॉर्डिंग तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या होना चाहिए। बुक के अकॉर्डिंग तो मैंने बता दिया आपको क्या होना चाहिए, राइट, सही है। अब ये बुक के अकॉर्डिंग है, भले ही आप बुक आजकल नेट पे इजीली अवेलेबल होती है, बुक की पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर कहीं ना कहीं आपके बुक पढ़ी हो तो उसमें स्टेटमेंट, उसमें लाइन साफ लिखी गई है, उस लाइन में एग्जैक्टली लिखा है कि वो मिनिमम होता है। एक बार कमीशन ने आंसर जीरो ही माना है, इसलिए कह रहा हूँ आप वो देखना, आपकी जो थ्योरी बुक है ना बीसी पुणे, उसमें तो दे रखा है वो मैंने बता दिया, पर आप कंफ्यूज मत होना, अपन बुक को ही मान के चलना। बाकी आयोग ने आंसर अलग माना है, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो आप जब करोगे ना यूथ वाली बुक, उसमें देखना आंसर, आपको अलग अलग आंसर मिलेंगे वैरायटीज़ के, नेट पे देखोगे तो अलग मिलेगा, है ना। चलिए हो गया, तो जो बताना था मैं आपको बता चुका, कन्फ्यूजन वाला बातें थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी है, क्या मानना है क्या नहीं मानना है, ये भी होता है ये भी होता है, सब बता दिया। तो ये आपका खत्म हुआ यहाँ पर, क्या चीज़, रेसिडुअल क्लोरीनेशन, बताइएगा, ये ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। अब सर हमको कैसे पता चलेगा कि पानी में रेसिडुअल क्लोरीन की मात्रा 0.2 मिलीग्राम है या नहीं है, क्योंकि आपने कहा है कि नॉर्मल कंडीशन द रेसिडुअल क्लोरीन अमाउंट इन अ वाटर शुड बी 0.2 मिलीग्राम पर लीटर। चाहो तो इसमें लिख दो कि रेसिडुअल क्लोरीन की मात्रा, रेसिडुअल क्लोरीन की मात्रा पानी में 0.2 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए, होनी चाहिए 10 मिनट के कांटेक्ट पीरियड के बाद, 10 मिनट के कांटेक्ट पीरियड के बाद इसमें भी कई सारी वेरिएशन है। जब आप क्वेश्चन करने लगोगे ना तो आप देखो 0.1 से 0.2, कई जगह 0.2 से 0.25 लिख रखा है, पर एग्जैक्ट डाटा 0.2, एवरेज डाटा, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, एवरेज डाटा 0.2 मिलीग्राम है। तो 90% क्वेश्चन में यही मिलेगा, पर बाकी जब रेंज देखोगे तो 0.1 से 0.2 भी है ना। जब क्वेश्चन करोगे ना तो बहुत चीज़ें समझ में आने लगती है। अभी तक तो लगता है कि सर जो लिखा दिया वही सही है, जब क्वेश्चन करोगे तो पता लगेगा सर हाँ, जो बच्चे क्वेश्चन करेंगे पता है कि सर 0.1 से 0.2 लिख रखा है रेंज में, कई जगह 0.2 से 0.25 भी लिख रखा है, उसको भी सही माना है। तो वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो थोड़ा बहुत वेरिएशन कर लेते हैं, पर अपने को जो याद रखना है वो यही याद रखना है। तो इसलिए हम अपन कहते हैं क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, बिना क्वेश्चन करे आप
नहीं बना पाओगे कोई पेपर को, है ना। तो क्वेश्चन करोगे तो आपका दिमाग उस तरह से फ्रेम होगा कि हाँ ये वैल्यूज इतने इतने तक वेरी कर सकती है। और ये वेरिएशन यहाँ नहीं, हर एक सब्जेक्ट में होता है। जो भी डाटा लिखा जाता है उसके आसपास, क्योंकि एग्जामिनेशन में उसके आसपास का डाटा देते हैं, कई बार डायरेक्टली देते हैं, कई बार आसपास का डाटा देते हैं। तो अपने को क्वेश्चन करने से पता चलेगा कि इसका आंसर और क्या हो सकता है, यदि ये नहीं तो फिर ये क्या हो सकता है, राइट। चलेगा, अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे कि रेसिड्यू। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, हो गया सही, उसका सेल खत्म हो गया था। चलिए, तो हमने कहा सर रेसिडुअल क्लोरीन, मैंने आपको सैंपल ला के दिया और बोला कि इसको रेसिडुअल क्लोरीन चेक करो। अब आपको पता ही नहीं कि कितना होना चाहिए, तो आपको पता है कि 0.2 होना चाहिए, पर है कि नहीं है, क्या 0.2 है या 0 ही है या फिर 0.5 है या 1.5 है, कितना है। तो वो चेक कैसे करोगे, तो रेसिडुअल क्लोरीन के टेस्ट की बात करी जाती है। डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है पहले कि इनमें से कौन सा टेस्ट होता है रेसिडुअल क्लोरीन का, और एक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइए नाम। ज़्यादा नहीं, 3-4 टेस्ट होते हैं, पर एक टेस्ट तो आपने पढ़ा होगा क्योंकि आप क्वेश्चन लगा रहे तो कहीं ना कहीं बीच में दिखा होगा आपको, डीपीडी। डीपीडी तो एक नहीं, जो मोस्ट कॉमन टेस्ट है, ऑर्थो आयोडाइन टेस्ट। ऑर्थो आयोडीन टेस्ट पढ़ा है आपने, ऑर्थो आयोडीन टेस्ट कई बार पूछा गया है। ऑर्थो आयोडीन टेस्ट का यूज़ क्या होता है, तो पूछा रेसिडुअल क्लोरीन को ज्ञात करने के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है वो सवाल, ऑर्थो आयोडीन टेस्ट, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं उसकी बात करते हैं। तो 4 टेस्ट होते हैं, डीपीडी आपका सही है, ऑर्थो आयोडीन टेस्ट होता है, एक स्टार्च आयोडाइड टेस्ट होता है, और एक क्लोरोटेक्स टेस्ट होता है, ठीक है। तो पहला कहा टेस्ट, एक होता है स्टार्च स्टार्च आयोडाइड टेस्ट, एक डीपीडी डीपीडी टेस्ट जो आप कह रहे हो बिल्कुल, और एक होता है क्लोरोटेक्स टेस्ट, क्लोरोटेक्स टेस्ट, ठीक है। तो लिखिएगा कौन कौन से, कि ऑर्थो आयोडीन टेस्ट, स्टार्च आयोडाइड टेस्ट, डीपीडी टेस्ट, और आपका क्लोरोटेक्स क्लोरोटेक्स टेस्ट, क्लोरो आर ओ लिखना है, CLOROTEX, क्लोरोटेक्स टेस्ट। तो ये 4 नाम याद रखने हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो है, जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो है आपका ऑर्थो आयोडीन टेस्ट। कि ऑर्थो आयोडीन टेस्ट का यूज़ क्या होता है, तो ऑर्थो आयोडीन टेस्ट का यूज़ होता है रेसिडुअल क्लोरीन को ज्ञात करने के लिए, रेसिडुअल क्लोरीन को ज्ञात करने के लिए। नोट करिएगा सारे, है ना। ठीक है, हो गया सभी का, बताओ। नोट करके डन करिएगा। तो ये सारे नाम पूछ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है कि इसमें से इंपॉर्टेंट नहीं, सारे नाम ही इंपॉर्टेंट है, पर जो मोस्ट ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस पे पूछा जाता है। डीपीडी बिल्कुल बताएंगे, डीपीडी का डाई इथाइल पैराफिनाइल डाइअमाइन टेस्ट, है ना रजनीश। डीपीडी का फुल फॉर्म डाई इथाइल पैराफिनाइल डाइअमाइन टेस्ट, ये होता है डीपीडी टेस्ट का। जब अपन इसको और पढ़ेंगे अभी सब टेस्टों को, तो अंदर मैं आपको और बताऊंगा कैसे क्या टेस्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, किसमें कौन सा रिएजेंट लिया जाता है, ठीक है, वो सारी बातें, कितना ml सैंपल लिया जाता है। तो इस सेशन को अपन यहीं पर एंड करते हैं। कल अपन रेसिडुअल क्लोरीन के टेस्ट सारी बात करेंगे। एक बार रेसिडुअल क्लोरीन होते ही आपका फिर ये जो डिसइंफेक्शन वाला पार्ट है ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा आपका, ये जो है वो आपका कम्प्लीटली कवर अप हो जाएगा। फिर अपन फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लोरीनेशन कि सर एफिशिएंसी जो होती है क्लोरीनेशन की, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि क्लोरीनेशन की एफिशिएंसी
क्या होगी क्या नहीं होगी, इसके इंक्रीज करने पर डिक्रीज होती है नहीं होती है, कौन कौन से फैक्टर है वो उनके बारे में बात करेंगे, और फिर अपन माइनर मेथड में आ जाएंगे। माइनर मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है सॉफ्टनिंग, उसका तो फटाफट ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। केवल एक सॉफ्टनिंग है जिसमें 3 मेथड, लाइम सोडा, जियोलाइट और आयन एक्सचेंज, वो आपने को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, उसके बाद तो फटाफट छोटे छोटे टॉपिक है खत्म हो जाएंगे। मतलब हाँ, अरे तो अगर शाम में क्लास का अरेंजमेंट हो जाएगा तो मैसेज कर दूंगा, 7-8 बजे के आसपास मैं आपको मैसेज कर दूंगा, 1 घंटे क्लास और ले लेंगे, उसके लिए टेंशन मत लो, है ना। उसके लिए टेंशन मत लो, 1 घंटे की क्लास और होगी तो अपन 1 घंटे की क्लास और अरेंज कर देंगे आपकी, इसकी कर देंगे, नहीं तो आपका इरिगेशन पढ़ा देंगे आपको। बस आप साथ साथ में क्वेश्चन करते चले जाओ, बस क्वेश्चन आप करते चले जाओ, राइट। बताओ और कोई डाउट है? शाम में क्लास होगी, मैं मैसेज कर दूंगा, आप एक्टिव रहना 7-8 बजे के आसपास, तब अपन 1 घंटे की क्लास और ले लेंगे। कोई डाउट? अब आप बोलोगे तो ये पढ़ा देंगे, आप बोलोगे तो इरिगेशन स्टार्ट कर देंगे, करा देंगे कोर्स। मेरे को चिंता है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, कोर्स कराना मेरा काम है। अभी आपको लग रहा है एक बार ये रॉ वाटर होने दो, उसके बाद वेस्ट वाटर तो फटाफट खत्म हो जाएगा, 20 घंटे में खत्म हो जाएगा आपका वेस्ट वाटर। ठीक है, तो किसी दिन अपन बड़ी क्लास लेंगे 2-3 घंटे की। हाँ, एक बार इन्वायरमेंट खत्म कर दे, क्योंकि थोड़ा सा चीज़ें लिंक है, एक बार ये हो जाए ना उसके बाद तो फिर अपन इरिगेशन फिर एक साथ चालू करेंगे, इसलिए, राइट। तो बिल्कुल आप जुड़े रहना, ग्रुप ग्रुप जो भी है आपका मैं उस पर इन्फॉर्म कर दूंगा, रजनीश आपको बता देंगे, तो सारे ऑफिस से एक बार रीअपीयर हो जाना रेसिडुअल क्लोरीन की तरह, ठीक है। दोबारा से। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय।